दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम एनसीईआरटी एससीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का यह जो है चैप्टर नंबर 9 है और क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बहुत ही बेस्ट जो क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं इस चैप्टर से। पहला चैप्टर जो है हमने किया, दूसरा चैप्टर किया, तीसरा चैप्टर किया और जो है यहाँ तक हमने अभी तक जो सिलसिला था उसका अब मात्र एक ही चैप्टर बचा है, वो समाप्त होने वाला है 7 क्लास का हिस्ट्री। उसके बाद जो है 8 क्लास में 5 तक हमने शायद कर दिया है, याद हमको नहीं है, लेकिन जितना भी किया है उसके बाद जो है हम शुरू करेंगे 8 क्लास को तुरंत ख़त्म कर देंगे। और यह जो है जल्द ही हम साइंस को भी 1-2 दिन में साइंस को हम समाप्त करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी भी चल रहा है, आपका ज्योग्राफी भी समाप्त होगा। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। देखिए टेंशन तो ले ही रहे होंगे आप, इतना संशोधन जो हो रहा है उसमें तो आप टेंशन ले रहे होंगे। चलिए पढ़ने का आपका काम है, पढ़िए, जो होगा देखा जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य खोजना है आपको। यहाँ पर जो है 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट में से पहला पॉइंट है कि अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास एवं काव्यों की पांडुलिपियों चित्रित करते थे। ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा है कि पांडुलिपियां में दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। दोनों कथन जो है सत्य है। दोनों कथन क्या है? सत्य है। याद होगा आपको, ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको पढ़ लिया था और बहुत ही हमने लाइन बाय लाइन भी पढ़ाया था। एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी, दोनों में ये दृश्य मतलब दोनों बातें जो है एससीईआरटी में भी है और एनसीईआरटी में भी है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि दौचाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको याद होगा कि ये बंगाल से, किससे है? बंगाल से। याद होगा कि बंगाल में मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्पर झोपड़ियों की तरह, मतलब दो चाला जिसको बोलते हैं 2 छत वाली, और चौचाला जिसको बोलते हैं 4 छतों वाली होती है। और कई जो हैं इसके कारण मंदिरों का स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव आपको मिलता है, दौचाला और चौचाला। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए लिखा गया है कि लघु चित्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला है कि लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। ठीक। दूसरा है कि सर्वाधिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र पूर्वी भारत में पाए गए बौद्ध ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सिर्फ एक ही सत्य है, वो है लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। और यहाँ पर और क्या था, और है कि जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। यही था। देखिए प्राचीनतम लघु चित्र ताड़पत्रों तथा लकड़ी के तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। ठीक है। ये जो है इसमें जो है आपको सही करना है कि जो प्राचीनतम होता था वो लघु चित्र ताड़पत्र या लकड़ी की तख्ती पर होता था, जिसमें से जो है शाब्दिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए। पश्चिम भारत में, ये गलत है, पूर्वी भारत दे दिया इसलिए ये गलत हो गया। पश्चिम भारत में पाया गया। जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। यहाँ पर बौद्ध हो गया इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ये आपका सही है और ये गलत है। क्यों गलत है ये भी हमने बता दिया। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठी, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। इनके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो धन दौलत सीधा सी बात है।
मंदिर में अगर आप क्या कर लेंगे, मंदिर को अगर आप नियंत्रित कर लेते हैं तो समझिए कि आपका समाज में नियंत्रण हो गया। ये तो जानते हैं ना, किसी सामाजिक या राजनीतिक दल को आप किस प्रकार से अपने ओर खींच सकते हैं, किस प्रकार से उसको जो है अपने ओर मिला सकते हैं। इस समय जो है सभी के सभी इसी जगन्नाथ मंदिर पर हमला करते थे, चाहते थे इसको और अपनी ओर रखें। तो इसका मुख्य कारण क्या था, ये हमको बताना है कि मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था, सिर्फ था मंदिर जो है, मंदिर का सामाजिक एवं राजनीतिक मामले पर महत्व के कारण और मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन को मिलने वाली स्वीकार्यता। अगर मंदिर पर नियंत्रण तो आप मेरे राजा हुए। चलिए ये आप समझ गए। तो इसमें 2 और 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। ज्यों-ज्यों जो है जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ यात्रा के रूप में केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया और सामाजिक राजनीतिक मामले में भी इसकी जो है महत्ता बढ़ती गई। जिसमें से आपको जो भी जितना मतलब कि उड़ीसा के ये मंदिर को जो भी आ रहा था, चाह रहा था कि हम अपने नियंत्रण में रखें, अपने नियंत्रण में रखें ताकि जो यहाँ के जो सामाजिक हैं, राजनीतिक रूप से जो जनता है यहाँ का, वो सभी के सभी हमारे शासन को स्वीकार्य कर लें। इसीलिए ये ऐसा कर रहा था। तीसरा, चौथा खत्म, पाँचवाँ शुरू। पाँचवाँ देखिएगा कि आधुनिक बंगाली भाषा के संदर्भ में किन भाषाओं का योगदान रहा? आधुनिक बंगाली भाषा में आपको बोलना है। पहला संस्कृत, दूसरा है फारसी, तीसरा है जनजातीय भाषा और चौथा है यूरोपीय भाषा। इसमें देखिएगा कूट है, तो कूट का प्रयोग करना है आपको। तो ये सभी के सभी हैं, ये सभी के सभी जो संस्कृत भी है, फारसी भी है, जनजातीय भी है और यूरोपीय भाषा भी। आधुनिक बंगाली भाषा के विकास में किन भाषाओं का योगदान रहा? तो संस्कृत का भी, फारसी का भी, जनजातीय का भी, यूरोपीय की भी। इन सभी भाषाओं का इसमें जो है मिला-जुला रूप देखने को मिलता है। ठीक है? और जो आप देख रहे हैं ना, ये बंगाली, आधुनिक बंगाली का हिस्सा ये सभी बन गए। अब है मणि प्रवालम क्या है? मणि प्रवालम क्या है? नृत्य है या जो है निर्माण कार्य शैली है, चित्रकला शैली है, इसमें से और भाषा शैली है। इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ये है। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा भाषा शैली। क्या ये भाषा शैली है? मणि प्रवालम क्या है? एक भाषा शैली है। 14वीं सदी की जो है एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है और मणि प्रवालम शैली में लिखा गया। और मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हीरा और मूंगा, जो यहाँ 2 भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। भाषा शैली है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दुनिया का मालिक। क्या है? दुनिया का मालिक, जगन्नाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बंगाली भाषा का उद्भव जो है किस भाषा से हुआ है? ये बताना है कि बंगाली जो भाषा है इसका उद्भव किससे हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है। संस्कृत से हुआ है, उर्दू से हुआ है और फारसी से हुआ है या जनजातीय भाषाओं से हुआ है? तो ये संस्कृत से हुआ। किससे हुआ है? बंगाली भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है और यह जो है माना जाता है कि बंगाली भाषा संस्कृत से निकला हुआ भाषा है और ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगा, जिस कारण संभवतः जो है वहाँ संस्कृत का प्रभाव बढ़ा। और 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण कर वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया और इस प्रकार के गंगा के मध्य घाटी के भाग में जो है संस्कृत भाषा का
प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया और इसके कारण 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनस्वांग ने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। तो ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। चित्रकला की कांगड़ा शैली के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये ढूंढना है। तो पहला है कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की तथा उनकी प्रेरणा के स्रोत वहाँ वैष्णव परंपराएं थी। दूसरा है कांगड़ा शैली की विशेषता ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण था। इसमें खोजना है कि कौन सा इसमें सत्य है। तो सत्य दोनों है। क्या है इसमें से? दोनों सत्य हैं। याद रखना है कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने नई शैली विकसित कर ली, जिससे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी और उनके प्रेरणा का स्रोत क्या था? वैष्णव परंपराएं थे। और ठंडे नीले वाले बात भी इसमें सही है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ किसका पर्यायवाची है? तो विष्णु का है। किसका है? तो जगन्नाथ विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गैर संस्कृत शब्दों का विशाल शब्द भंडार किन भाषाओं के स्रोतों से प्राप्त हुआ? तो ये क्वेश्चन में आपको बताना है जनजातीय भाषा है और फारसी है, यूरोपीय भाषा है और उपरोक्त में से सभी। इसमें गैर संस्कृत जो है शब्दों का विशाल भंडार किन भाषाओं के स्रोतों से प्राप्त हुआ? तो सभी से, यूरोपीय, फारसी, जनजातीय। इनमें से आपको तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा बात हम कर लेंगे। हमने ऊपर में भी पढ़ा था इसके बारे में और यहाँ पर भी है। तो जनजातीय भाषा, फारसी, यूरोपीय, ये गैर संस्कृत है, संस्कृत इसमें नहीं है। चलिए आगे चलेंगे कि अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े? तो बहुत प्रभाव पड़ा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद चित्रकला में तो लोग जो है पटना, मध्य प्रदेश, बहुत सारे मतलब कि औरंगजेब के समय में लोग जो है सभी भागों में चलने लगे थे, क्योंकि उनको काम रहे। जहाँ पर काम मिलेगा वहीं पर तो लोग रहेगा। अगर काम नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? वो इधर से उधर जाएगा। तो यही हुआ। और यहाँ पर ऑप्शन है भी कि मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राज दरबारों को प्रभावित किया। दूसरा है कि मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत एवं राजस्थान के क्षेत्रीय राज्यों ने चित्रकला की अपनी विशिष्ट विशेषताओं को खो दिया। कैसे खो देगा? यहाँ तो ला रहा था। और देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाली क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में गए। परिणाम स्वरूप यह भी हुआ कि मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उसका विकास किया, ये खो नहीं दिया। ठीक है। और मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसलिए ए नंबर सही है, बी नंबर गलत है, ये सही है। चलिए अब अगला देखिएगा, कौन से नृत्य रूप हैं जिन्हें शास्त्रीय माना जाता है? आपको पता ही होगा कि भरतनाट्यम, कथकली और जो है कथाकली, कुचिपुड़ी, ये कहाँ कहाँ पर है ये भी याद रखना। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली जो है कथाकली कहते हैं केरल में, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। ये बहुत बार क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं ऐसे करके कि ये कहाँ के नृत्य, किस क्षेत्र के नृत्य हैं। तो याद रखना है ये तीनों की तीनों इसमें सही है। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है कि कौन सा कथन सत्य है? तो केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। दूसरा, मलयालम भाषा की पहली सांस्कृतिक कीर्ति तेलुगु की रीनी है। ये कैसे हो जाएगा? ये तो गलत है, रीनी वाला शब्द तो गलत है और ये सही है केरल वाला। तो मलयालम भाषा
की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है, ना कि तेलुगु की। ठीक है, संस्कृत की ऋणी है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया, इसलिए ये सही है, ये आपका गलत है। ये नंबर सिर्फ सही है। आगे चलिएगा। लिखा गया है कि बंगाल में मंदिर किन चीज़ों के बने हुए थे। तो आपको याद भी होगा कि बंगाल में साधारण चीज़ों से बनते थे और जो है मिट्टी गारे से बनाए जाते थे। ये दोनों सही हैं, ए और बी। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे बार बार पूछा भी जाता है। कथक मुख्य रूप से किन परंपराओं अर्थात घरानों का मुख्य जो है रूप से फला फूला। कहाँ पे ये जो है कथक फला फूला? जयपुर घराना, भोपाल घराना और ग्वालियर घराना और है लखनऊ घराना। यहाँ पर आपको बताना है कि कथक का जो है मुख्य रूप से किन जो है घरानाओं में इसका विकास हुआ, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर जो है आपका हो जाएगा जयपुर घराना और हो जाएगा क्या? तो लखनऊ घराना। लखनऊ और जयपुर याद रखना है, लखनऊ और जयपुर घराना में कथक जो है ये फलता फूलता है। मुगल बादशाहों और उनके अभिजात शासकों में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर दो घरानों में फला फूला, एक था राजस्थान जयपुर और एक था जो है लखनऊ। एक था लखनऊ, एक था राजस्थान का जयपुर। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखने हैं, अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में जो है छह छह शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसको मान्यता मिली कथक को। चलिए बहुत बातें की, अगला देखिएगा। कथक से संबंधित फिर बातें हैं, कथक से संबंधित बातें फिर हमको करना है। कथक से संबंधित नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए। पहला, कथक मूल रूप से उत्तर भारत, कथक जो है मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाली एक जाति थी। अरे तो दूसरा है कि कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत करते थे। इसमें तीसरा है कि इसके अंतर्गत सीताराम की पौराणिक आख्यान लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। इसमें कौन सा कथन जो है सत्य है? देखिए ऊपर देखिएगा तो दो बातें इसमें हैं, ये दोनों सही हैं। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाली एक जाति थी और कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत करते थे। ये आप कथक जब डांस देखिएगा ना, तब आपको नृत्य जैसा देखिएगा तो आपको लगेगा कि कैसे हाव भाव इसमें है, बहुत ही मूल हाव भाव से जुड़ा हुआ ये कलाकारी। रामलीला रासलीला में भी आपको ये जो है नृत्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए 15वीं 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ जो है कथक एक नृत्य शैली का रूप धारण कर लेता है और राधा कृष्ण, ना कि सीताराम, यहाँ पर था शायद सीताराम, हाँ तो ये सीताराम नहीं बल्कि राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान मतलब कहानी लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए आपका उत्तर 1 और 2 हो गया। ठीक है, 1 और 2। अगला चलिएगा कि व्याख्यान है यहाँ पर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र को, जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, उसे राजपुताना कहते थे। ठीक है, और इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। वो लोग थे कथक,
अभी तक पढ़े हैं ना ऊपर, वो लोग कौन थे? तो कथक थे, ये लोग रहा करते थे, इन्हीं से तो कथक आया। चलिए आगे चलेंगे कि ब्रिटिश लोग किस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे? अभी तक पढ़ लिया, कौन था? राजस्थान का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बंगाली साहित्य के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है बंगाल में? तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? तो बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृति का जो है संस्कृत का ऋणी है, दूसरा स्वतंत्र है। अभी तो ऊपर में पढ़ा, ये तो सही है। दूसरा देखेंगे कि बंगाली साहित्य की पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता है, जबकि दूसरी श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है। ये तो गलत है, क्योंकि संस्कृत का काल निर्धारण किया जा सकता है, इसलिए ये सही है और जो है दूसरा गलत है। समझ गए? पहला ही सिर्फ इसमें आपका सही है, याद रखना है आपको। ये तो दूसरा, पहला तो सही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है औसत्य कौन है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है औसत्य कौन है। औसत्य तो खोज लिए ना हम, औसत्य दो है, सही है एक, दो असत्य है, दूसरा जो है इसमें असत्य है। और याद भी रखना है आपको क्यों असत्य है। तो बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो भाग में बांटते हैं। पहला श्रेणी संस्कृत महाकाव्य, दूसरा जो है महाकाव्यों का अनुवाद मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़िया वैष्णव आंदोलन के नेता कौन थे? श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। दूसरा श्रेणी में देखते हैं तो नाथ साहित्य शामिल था, ठीक है, जैसे कि गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं तथा गीता। और दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं इसमें जिसमें इंगित किया गया है कि उनकी रचना किस कालावधि में किया गया है। और दूसरा श्रेणी की कृतियां देखेंगे तो मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसीलिए इस काल का निर्धारण सही नहीं जो है नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका काल का निर्धारण सही नहीं कर सकते हैं। वह खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था, वहाँ तो मुस्लिम लोग थे। तो ये आपका बी नंबर हो गया। अगला देखिएगा, राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग थे? चारण भाट कौन लोग थे राजस्थान के संबंध में आपको बताना है। तो व्यापारी थे, शिल्पकार थे, कहानी काव्य और जो है गाने वाले लोग या योद्धा थे। ये जो थे, ये चारण भाट वाले, ये कहानी काव्य एवं गीत गाने वाले लोग थे। अगला चलिएगा कि मंदिरों की बाहरी दीवारें किनसे सजी होती थी? तो मंदिर की जो बाहरी दीवारें होती थी वो चित्रकारियों से, सजावटी टाइलों से, मिकी पट्टियों से, ये सभी के सभी इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है कथक किन दो परंपराओं अर्थात घरानों से फला फूला? तो जयपुर घराना और लखनऊ घराना, दो ए और बी दोनों सही है। अगला देखिएगा कि चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया? चेर शासक जो है ये अपनी जो है मलयालम भाषाओं का प्रयोग करता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन मंगल काव्य। अभी तो हमने मंगल काव्य के बारे में पढ़ा। तो मंगल काव्य जो है किस क्षेत्र से संबंधित साहित्य कृति है? तो बंगाल से। कहाँ से? तो बंगाल से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल में पीर श्रेणी में कौन कौन लोग शामिल हैं? तो पीर श्रेणी में हिंदू देवी देवता और जीवात्माएं, ये सभी के सभी जो हैं इसमें शामिल हैं, दोनों हिंदू देवी देवता ही लिखा गया। अगला देखिएगा, चित्रकला और बसोहरी शैली का विकास जो है किस जगह हुआ? तो इसका विकास जो है हिमाचल में हुआ। चित्रकला की बसोहली शैली का विकास जो है कहाँ पे? तो हिमाचल में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार करना है। तो बंगाल में क्षेत्रीय स्थानीय देवी देवताओं जो पहले गाँवों में छान छप्पन वाली देव झोपड़ियों में पूजे जाते थे, 18वीं 19वीं शताब्दियों में उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी, ये तो सही है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है कि 18वीं 19वीं शताब्दी में बंगाल के गांवों के स्थानीय लोगों ने
मंदिर बनवाने की शैली सीख ली, ये तो गलत है। स्थानीय लोग कहाँ था, स्थानीय लोग रहता तो बात ही खत्म था, इतना लड़ाई नहीं होता। इसमें गलत क्या हो गया, तो कारण गलत हो गया। इसमें सही क्या हो जाएगा, तो सिर्फ जो है ये सही है और बी गलत, कारण जो है वो गलत है। चलिए आगे चलेंगे कि ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा, मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ऊपर हमने पढ़ा कि मणि प्रवालन का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। चलिए आगे चलेंगे, 29 नंबर हो गया 30वां। चलिए, चित्रकला की कांगड़ा शैली, कांगड़ा शैली किससे संबंधित है, तो ये है पहाड़ी लघु चित्रकला। कांगड़ा शैली पहाड़ी लघु चित्रकला शैली है। अगला है कथक शब्द किस शब्द से निकला है, तो ऊपर में हमने पढ़ा भी कि कथक जो है कथा शब्द से निकला है। अगला देखिएगा, 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर किसका शासन था, 14वीं से 16वीं, तो ये तो था सुल्तानों का, सुल्तान का यहाँ पर शासक था। उसके बाद जो है यहाँ पर मुगल आता है। अगला है कि बंगाल के लोगों की भाषा कौन सी है, तो बंगाली है। बंगाल की बंगाली का उदय किस भाषा से हुआ है, तो ऊपर भी हमने पढ़ा कि ये संस्कृत भाषा से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य खोजना है ना, सत्य खोजिए। अगला यहाँ पर सत्य खोजना है, तो पहला है कि मछली एवं चावल, मछली एवं चावल को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है, ये तो सही है। बंगाली साहित्य एवं स्थापत्य में मछली का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये तो गलत है। सीटेट में आपने पढ़ा है कि इसका उल्लेख है। और दूसरा है कि बंगाली ब्राह्मणों को मछली को भोजन में शामिल करने की अनुमति नहीं थी, ये तो ब्राह्मण तो खाता है मछली, भाई साहब इतना सुंदर सुंदर ब्राह्मण मछली खाएगा, उसके शादी विवाह में देखिए, उसके शादी विवाह में बिन मछली के तो कोई काम ही नहीं होता है। बहुत प्रकार के किस्म के मछली खाते हैं ये सब लोग, ब्राह्मण लोग। देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, तो कथन सिर्फ एक ही सत्य है, गरीब लोग जो है वो चावल मछली पूर्ण रूपेण मतलब कि प्रमुख भोजन है उसका है। तो एक सही हो गया और 2 और 3 तो गलत है। और यहाँ पर याद रखना है कि बंगाल क्या है, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में है, नदी तटीय क्षेत्रों में है, और यहाँ पर मछली और धान जो है बहुत ही उपजते हैं, और मछली पकड़ना यहाँ का जो है प्रमुख धंधा भी है। और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान जो है उल्लेख की मिलता है, उसका स्थान का उल्लेख मिलता है। मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी है उनमें मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को सामिस सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों को इस निषेध में ढील दी थी। और बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं सदी का संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति थी। ठीक है, चलिए 4-5 क्वेश्चन और लगता है, ये हो गया। अगला है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार करना है। कथन है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। दूसरा है कि आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। इसमें आपको खोजना है कि कौन सा कथन कारण सही गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला दूसरा 2 ही है, ये है तो दूसरे में से क्या देखेंगे। इसमें से आपको याद रखना है कि दोनों के दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही है। और आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा जो है स्थानीय जनजातियों के द्वारा जो है बनाया जा रहा है। इससे तात्पर्य भी होता है कि जगन्नाथ मूलतः क्या थे, एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर क्या माना गया, विष्णु का रूप माना गया। अगला देखिएगा, मांगलिक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मांगलिक तो आप जानते हैं कि मांगलिक मतलब शुभ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। फिर से बंगाल आया है, तो बंगाल के बारे में बताइएगा
कि 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। दूसरा है कि मुगल अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करने के अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो केवल दूसरा सत्य है, जो कि ये मुगल जो थे ये मस्जिद बना लेते थे उनके ज़मीन पर। कर्मचारी लोग भूमि पर अक्सर क्या करते थे, ज़मीन पर जो है मस्जिद बनाते थे और उन इलाकों में जो है उन इलाकों के धार्मिक रूपांतर के केंद्र के रूप में काम ये आती थी। याद रखना है। चलिए दूसरा देखेंगे, ये ज़्यादातर आपको ढाका के क्षेत्रों में देखने को, पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण जो है स्थापित होने पर उन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की तथा प्रशासन की जो भाषा थी वो फारसी रखा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? ये तो जानते हैं कि ओडिशा में है। इस बार तो मेला भी लग रहा है, मेला हो गया। चलिए ओडिशा में है। दूसरा देखेंगे, उर्दू की उत्पत्ति किस जो है शताब्दी में हुई? उर्दू की उत्पत्ति जब जो है उर्दू की उत्पत्ति जो है किस शताब्दी में हुई? तो आपको पता ही है कि 11वीं शताब्दी में वो आते हैं अरब से लोग, तो उर्दू की उत्पत्ति होती है। अगला है कि उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिविर है। क्या है? शिविर है। अगला क्वेश्चन है, ईरानी सिंधु को क्या कहते थे? तो हिंदू कहते थे, हिंदू। अगला है कि अकबर के नवरत्न में कौन थे? तो तानसेन थे। तानसेन अकबर के नवरत्न में से एक थे। तो चलिए हो गया आपका ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। अब एक ही बच्चा है, वो भी जल्दी समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।